एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ठंड पड़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, सब जगह बर्फ जैसी सफेदी थी। उसी गांव के किनारे एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, एक पति रमेश, उसकी पत्नी सरिता और उनका छोटा बेटा गोलू। उनका घर रजाई से बना हुआ था। सरिता ने पुराने फटे कपड़े, गांव वालों से ली हुई रजाइयां जोड़कर एक छोटा घर बना लिया था। दीवारें भी रजाई की थीं और छत भी। रात को बहुत ठंड होती थी, हवा घर में घुसती थी। गोलू कांपता रहता था। सरिता उसे अपनी गोद में लेकर रजाई से ढक देती। माँ, बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ पैर भी सुन्न हो गए हैं माँ। बाबा से कहूँ ना, एक और रजाई खरीद कर ले आई। बेटा, तुझे तो पता है ना, हमारे पास रजाई खरीदने के पैसे नहीं हैं। रुक, मैं तुझे कुछ और पुराने कपड़े ऊपर से उड़ा देती हूँ। इससे तेरी ठंड थोड़ी तो कम होगी बेटा। रमेश रोज काम ढूंढने जाता, लेकिन ठंड की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा था। कभी 2 रोटियां मिलती, कभी एक भी नहीं। एक रात की बात है, गोलू को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। उसके होंठ नीले हो गए थे। वह रोने लगा। सरिता और रमेश बहुत डर गए। उनके पास आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं थी। रमेश ने कहा, कल कुछ न कुछ लकड़ी लाकर लाऊंगा, पर आज की रात हमें ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। रमेश, अब जो भी करना है जल्दी करो। गोलू से ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो मेरा बच्चा कैसे कांप रहा है। कल कुछ भी करके दवाई के पैसों का इंतजाम करना होगा। अगले दिन सुबह गोलू को बुखार हो गया था। सरिता रोने लगी। तभी गांव की एक बूढ़ी अम्मा कमला काकी वहां आई। उन्होंने देखा कि घर रजाई से बना है और बच्चा बीमार है। कमला काकी दौड़कर गांव गई और सब लोगों से बोली, इस घर में एक बच्चा बीमार है, कोई खाना नहीं है, कोई दवाई नहीं है, हमें मदद करनी चाहिए। गांव के लोग बहुत अच्छे थे। किसी ने लकड़ियां दी, किसी ने दूध, किसी ने कंबल और किसी ने दवाई। बहन, ये कंबल रख लो। मुझे बूढ़ी काकी से पता चला कि तुम्हारा बच्चा बहुत बीमार है। तुम्हारे पास इलाज कराने के पैसे भी नहीं हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चे के लिए ये दवाई लेकर आया हूँ। कुछ दिन बाद गोलू ठीक हो गया। अब रमेश और सरिता ने सोचा, हम भी कुछ काम करें। रमेश, मैं सोच रही हूँ, क्यों ना मैं घर पर रजाइयाँ सिलूं और तुम गांव में जाकर उन्हें बेचो। क्या पता लोगों को हमारी बनाई रजाई पसंद आने लगे। सरिता ने पुरानी रजाइयों से नई रजाइयां बनाना शुरू किया। रमेश उन्हें गांव में बेचने लगा। धीरे धीरे लोग उनकी बनाई रजाइयां पसंद करने लगे। एक स्कूल ने उनसे 50 बच्चों के लिए रजाइयां बनवाने को कहा। रमेश, सुना है तुम्हारी बनाई रजाई बहुत अच्छी होती है। चाहते हैं कि तुम स्कूल के गरीब बच्चों के लिए 50 रजाइयां बनाओ। अगर सभी बच्चों को तुम्हारी रजाई पसंद आई तो हम तुमसे और रजाइयां बनवाएंगे। जरूर मास्टर जी, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। मैं इन बच्चों के लिए सबसे अच्छी रजाइयां बनाऊंगा। अब उनके पास थोड़ा पैसा आने लगा। गोलू खुश रहने लगा। उनका रजाई वाला घर अब सबको अच्छा लगने लगा। बच्चे वहां खेलने आते, कहानियां सुनते, रजाई में बैठकर गर्म दूध पीते। अब वो घर सिर्फ रमेश, सरिता और गोलू का नहीं रहा था। वो गांव के हर बच्चे का दूसरा घर बन गया था। कोई कहता, मुझे वो वाली गुलाबी रजाई चाहिए। कोई बोलता, मैं सरिता दीदी की कहानी के बिना नहीं जाऊंगा। रजाई वाला घर अब ठंड में सबसे गर्म जगह बन चुका था। एक दिन गांव के स्कूल की मैडम वहां आई। उन्होंने देखा कि बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और गोलू सबको अपनी छोटी सी रजाई दिखा रहा है। मैडम ने सरिता से कहा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। क्या तुम मेरे स्कूल के गरीब बच्चों के लिए भी रजाइयां बना सकती हो? सुना है तुम्हारी बनाई रजाई को सब बहुत पसंद करते हैं, तो मैं चाहती हूँ तुम मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक एक रजाई बनाओ। हाँ, जरूर, क्यों नहीं, मुझे तो वैसे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं आपके स्कूल के बच्चों के लिए भी जरूर रजाइयां सिलूंगी। अब रमेश और सरिता दिन में रजाइयां बनाते और शाम को बच्चों को कहानी सुनाते। गोलू भी बड़ा हो रहा था। अब वह भी सिलाई मशीन चलाना सीख रहा था। एक शाम की बात है, ठंडी हवा चल रही थी, पर रजाई वाले घर में सब हंसी खुशी में बैठे थे। आग जल रही थी, गरम दूध पक रहा था और रजाइयों की महक घर को और भी प्यारा बना रही थी। गोलू ने पूछा, माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? सरिता ने उसे गले लगाकर कहा, जब तक इस घर में प्यार है, जब तक तुम मेरे साथ हो बेटा, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मिलकर उन लोगों के लिए रजाइयां बनाते रहेंगे जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है।
एक घर वही होता है जहां सब मिलकर एक दूसरे के लिए सोचें। ठंड अब भी बाहर थी, लेकिन रजाई वाले घर के अंदर प्यार की गर्मी थी, हंसी थी और एक नन्हा सपना जो रोज बड़ा हो रहा था। और उस दिन के बाद गांव वालों ने उस घर को नाम दिया प्यार का घर। रमेश, हम तुम्हारे घर को आज से प्यार का घर बुलाएंगे, क्योंकि इस घर को पूरे गांव वाले पसंद करते हैं। बच्चे इसमें आकर खेलते हैं और बूढ़े इसकी रजाई की गर्मी में आराम करते हैं। इसलिए आज से तुम्हारा घर प्यार का घर कहलाएगा। ठंडी हवाओं के बीच जब लोग कांपते थे, तब उन्हें याद आता था, चलो प्यार के घर चलते हैं, वहां गर्मी भी है और सुकून भी। रमेश अब गांव के बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाता, जैसे कैसे लकड़ियां इकट्ठी करें, आग कैसे जलाएं और रजाई को कैसे सही से ओढ़ें ताकि ठंड न लगे। सरिता अब सिर्फ रजाइयां नहीं बनाती थी, वो बच्चों को प्यार भी देती थी। कोई बच्चा दुखी होता तो सरिता उसे गले लगाकर कहती, रो मत बेटा, तू तो मेरे गोलू जैसा है, मैं तुझे भी रोता हुआ नहीं देख सकती। आजा, मैं तुझे गरम गरम रोटियां खिलाऊं जो तुझे खाकर मजा आ जाए। मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ ना। एक दिन गांव में एक बहुत बूढ़ा आदमी आया। उसके पास कुछ भी नहीं था, न कपड़ा, न खाना, न घर। वो कांपते हुए बोला, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूं और इस गांव में नया भी। मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। मैंने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम्हारे घर से मुझे कुछ मिल सकता है? गोलू ने तुरंत अपनी छोटी रजाई उस बूढ़े बाबा को दे दी। क्यों नहीं दादाजी, ये मेरी पसंदीदा रजाई है, लेकिन इसे आप रख लो। मैं तो माँ से दूसरी सिलवाऊंगा, इसको अभी आपको ज्यादा जरूरत है। और ये खाना भी खा लो, ये भी मेरी माँ ने बनाया है। आज मुझे वाकई लग रहा है कि मेरा छोटा सा गोलू अब बड़ा हो गया है। बेटा, तुमने जो किया है वह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करना। धीरे धीरे गांव के कुछ और गरीब लोग भी प्यार के घर में आने लगे। कोई कुछ खाने को दे जाता, कोई पुराना कंबल, और सब मिलकर उस घर को और सुंदर बनाते। अब उस घर की दीवारों पर रंग बिरंगे कपड़े नहीं, लोगों के सपने टंगे थे। हर शाम को वहां रोटियां बनती, कहानियां सुनाई जाती और हंसी गूंजती। गोलू अब थोड़ा बड़ा हो गया था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक ऐसा ही रजाई से बना घर बनाऊंगा, और वह सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा बल्कि गांव के सभी लोगों के लिए होगा। गांव में जितने भी गरीब लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, वो सब मेरे रजाई के घर में मुफ्त में रहेंगे। हाँ बेटा, जरूर। यह तो एक बहुत ही अच्छी सोच है। मैं तुम्हारे इस काम में पूरा साथ दूंगी। मेरे बेटे, तुम जरूर एक बहुत ही सुंदर घर बनाओगे जिसमें गांव के गरीब लोगों की बहुत मदद होगी। अब हर सर्दियों में गांव वाले एक साथ मिलकर प्यार के घर में पहला दिया जलाते। एक रजाई सबसे पहले किसी गरीब को देते और कहते, ये घर नहीं, हमारा दिल है और दिल में सबका स्वागत है। ठंड थी, है और रहेगी, पर जब तक प्यार का घर है तब तक कोई भी अकेला नहीं होगा। यही थी रजाई वाले घर की कहानी, जहां गरीबी थी पर प्यार उससे भी बड़ा था। कई बार रोटियां कम पड़ जाती थीं, पर बांटने का दिल कभी छोटा नहीं हुआ। एक रोटी को 3 हिस्सों में बांटकर भी सब मुस्कुराते थे। गोलू को अब ये समझ आ गया था कि असली अमीरी क्या होती है। किसी को गरम रजाई देना, भूखे को खाना देना और दुखी को गले लगा लेना। बेटा, तुम सच में एक बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम हर रोज यहाँ आकर मुझे खाना दे जाते हो, वो भी एकदम गर्मा गर्म। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं रखते, लेकिन तुम रोज मेरे लिए वक्त निकालते हो, मुझे याद करते हो। तुम्हारी वजह से ही मेरी ये अकेली जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है बेटा। तुम मेरे लिए बिल्कुल अपने बेटे जैसे हो। दादाजी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपकी मदद कर पाता हूँ। माँ ने हमेशा सिखाया है कि जो भी हमारे पास है उसमें से थोड़ा सा दूसरों के लिए जरूर निकालना चाहिए। भी मैं आपको खाना देता हूँ या किसी की मदद करता हूँ तो मन को सुकून मिलता है। दादाजी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें तो ये दुनिया बहुत प्यारी बन सकती है। गांव के हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर गरीब इंसान अगर अकेला न रहे तो कितनी खुशी होगी। इसीलिए मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो इतना कमाल। प्यार का घर अब एक मिसाल बन चुका था। दूसरे गांवों से लोग वहां आने लगे थे, देखने के लिए कि कैसे बिना छत और बिना दीवार के भी एक घर सबसे मजबूत हो सकता है। रजाई की दीवारें अब पुराने कपड़ों की नहीं, यादों और भावनाओं की बन चुकी थीं। एक बार गांव में बहुत भारी बर्फ पड़ी।
सारे रास्ते बंद हो गए। लोग अपने घरों में बंद थे, पर प्यार का घर खुला रहा। रमेश और सरिता ने रजाई से एक और कमरा बनाया और कहा, जो भी अकेला है वो यहाँ आ सकता है। भाइयों, बहुत भारी भारी बर्फ पड़ रही है। जो भी हमारे गांव में हैं और जिनके पास घर नहीं है, वे हमारे रजाई वाले घर में आ सकते हैं। बर्फ में बैठे रहना आसान नहीं है और एक दूसरे की मदद करना ही असली अच्छाई होती है। हम सब मिलकर जब एक दूसरे का साथ देंगे तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। चलो जल्दी से हमारे घर आ जाओ, तुम्हें न सिर्फ खाना मिलेगा बल्कि गर्म रजाई भी मिलेगी ताकि तुम ठंड से बच सको। हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे और यह मुश्किल वक्त भी आसानी से निकल जाएगा। और क्या देखो, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब वहां आ गए। गोलू ने अपनी छोटी सी थाली सबसे पहले एक बुजुर्ग दादी को दी। सरिता ने अपने हिस्से की रजाई एक औरत को ओढ़ा दी जो कांप रही थी। वहां कोई रिश्ता खून का नहीं था, पर दिलों का रिश्ता सबसे गहरा था। बेटा, तुम सच में एक बहुत अच्छी बच्ची हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार सिखाए हैं। तुमने अपनी थाली का खाना मुझे दे दिया, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे घर में बहुत कम खाना है। मैं हैरान हूँ तुम्हारी इस नन्ही सोच पर। इस उम्र में जहाँ बच्चे खुद का भी खाना किसी से नहीं बांटते, वहाँ तुमने बिना कुछ कहे अपनी थाली मेरे आगे रख दी। तुम्हारी ये दयालुता और बड़ा दिल देखकर मेरे दिल को तुमने अपनी थाली का खाना मुझे दे दिया, वो भी तब जब तुम्हारे घर में बहुत कम खाना था। एक पल के लिए भी तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हें खुद भूख लगी है या तुम्हारे लिए कितना बचेगा। तुमने जो किया वो बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है। इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा दिल, सच कहूं तो मैंने जिंदगी में बहुत कम बच्चों में देखा है। जब तुमने बिना कुछ कहे अपनी थाली मेरे सामने रख दी तो मेरी आंखें भर आईं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अपने किसी अपने ने मेरा ख्याल रखा हो। आजकल के बच्चे तो अपने हिस्से की चीज किसी से नहीं बांटते, लेकिन तुमने तो बिना सोचे समझे अपनी। दादी माँ हमेशा कहती हैं कि अगर किसी के पास थोड़ा भी है तो उसमें से थोड़ा दूसरों के लिए जरूर निकालना चाहिए। मैंने जब आपको भूखा देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चाहे मेरे घर में खाना कम था, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम दोनों थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो कम से कम किसी का पेट तो भरेगा। दादी, मेरे लिए आपकी भूख मेरी भूख से ज्यादा जरूरी थी। हम इंसान हैं तो हमें इंसानियत भी निभानी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ हो, जरूरी ये है कि जो भी है उसे बांटने का दिल हो। अगर हर कोई यही सोचने लगे कि मैं क्यों दूं, तो फिर इस दुनिया से मोहब्बत और मदद दोनों ही खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा यही करना चाहूंगा। कुछ दिनों बाद एक अखबार में एक खबर छपी। एक रजाई वाले घर ने पूरे गांव को जोड़ दिया। सरकार तक यह बात पहुंच गई। एक अफसर उस घर को देखने आया। उसने कहा, मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा जो पूरा का पूरा रजाई से बना हुआ हो। सच कहूं तो तुम्हारा ये अनोखा घर मुझे बहुत पसंद आया। और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि गांव के बाकी लोगों को भी तुम्हारा ये घर बहुत अच्छा लगा है। हम सब चाहते हैं कि सरकार इसे एक ऐसी जगह बना दे जहां हमारे गांव के वे गरीब लोग आकर रह सकें जिनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं है। बूढ़े, बेसहारा, अकेले लोग जिनके लिए ठंडी रातें बहुत भारी पड़ती हैं, वे सब यहाँ आराम से रह सकें। इस घर की रजाइयों की गर्मी उनके लिए। ये घर हमें बहुत प्यारा है। इस घर से हमारी कई यादें जुड़ी हैं। हर कोना, हर रजाई, हर टांका हमारी मेहनत और हमारे प्यार की कहानी कहता है। हमने इसे अपने हाथों से बनाया है। ठंडी रातों में एक दूसरे के साथ बैठकर हर रजाई को सिलते हुए इसे आकार दिया है। और यही वजह है कि इसे छोड़ने का ख्याल भी हमारे लिए बहुत भारी है। लेकिन अगर बात उन गरीब लोगों की है जिनके पास कोई आसरा नहीं, जो सर्द रातों में ठिठुरते हैं, तो फिर हमारा यह मोह भी छोटा लगने लगता है। हम ये घर जरूर छोड़ेंगे ताकि वे लोग इसमें सुकून पा सकें। हमें कोई आलीशान घर नहीं चाहिए। समय बीतता गया। गोलू अब बड़ा हो गया था। उसने दूसरे गांव में भी एक नया प्यार का घर खोल दिया।
उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हारी रजाई से मैंने पूरी दुनिया को ढकने का सपना देखा था और अब वो सपना पूरा हो रहा